अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इजाज़ फ़ारूक और आप देख रहे हैं पीपीएससी स्मैशर। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में हमने चैप्टर नंबर 3 शुरू किया हुआ है और आज हम उसका टॉपिक देखेंगे एल्गोरिदम एनालिसिस। एल्गोरिदम एनालिसिस से मुराद ये है कि हम इस चीज़ को देखें कि किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कौन सा एल्गोरिदम जो है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि किसी भी स्पेसिफिक सिनेरियो में हमने कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करना है ताकि हमें बेहतर आउटपुट हमें मिल सके। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि हमने एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस चेक करना है कि एक एल्गोरिदम जो है किसी भी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम और कितनी मेमोरी स्पेस लेता है, यानी कि कितना टाइम और रैम में वो एल्गोरिदम जो है कितनी जगह लेगा, तब जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ये एनालिसिस हमें हेल्प करता है कि हम हमेशा बेस्ट एल्गोरिदम जो है वो चूज़ करें और उससे अपना प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करवाएं। तो देखिए जी, इसमें हम देखेंगे कि टाइम कम्प्लेक्सिटी पहला टॉपिक, और दूसरा टॉपिक हम देखेंगे स्पेस कम्प्लेक्सिटी, यानी कि वो कितना टाइम लेता है और कितनी स्पेस लेता है। टाइम कम्प्लेक्सिटी से क्या मुराद है? टाइम कम्प्लेक्सिटी हमें बताता है कि जैसे जैसे इनपुट यानी कि डाटा का साइज बढ़ता है, ज़ाहिर एक प्रॉब्लम जो है एल्गोरिदम हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें मुख्तलिफ किस्म का डाटा हो सकता है, तो जैसे जैसे उस डाटा का साइज़ बढ़ रहा है और हम सेम एल्गोरिदम से उसको सॉल्व कर रहे हैं, एल्गोरिदम का रनिंग टाइम किस स्पीड से बढ़ता है, ये हमें टाइम कम्प्लेक्सिटी बताती है। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, टाइम कम्प्लेक्सिटी हमें बताता है कि जैसे जैसे इनपुट यानी कि डाटा का साइज़ बढ़ता है, एल्गोरिदम का रनिंग टाइम किस स्पीड से बढ़ता है। ये चीज़ हम देखते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी में। हम इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि लेट से अगर आपको 5 नंबर सॉर्ट करने हो तो काम जल्दी हो जाता है, लेट से 1 सेकंड में हो जाएगा, कंप्यूटर उसको 1 सेकंड में कर देगा। लेकिन अगर आपको 5000 नंबर सॉर्ट करने हो तो अब ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा। बिल्कुल जी, तो इसको हम कह सकते हैं कि इनपुट का साइज़ बढ़ाने से हमारे एल्गोरिदम का रनिंग टाइम भी बढ़ गया है। तो ये चीज़ हमें बताती है टाइम कम्प्लेक्सिटी कि कितनी इनपुट बढ़ाएं तो उससे कितना टाइम जो है रनिंग टाइम वो बढ़ जाता है। इसको हम देखते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी में। तो इसमें ये उसने सॉर्टिंग एग्जांपल दी हुई है कि सॉर्टिंग अगर हम थोड़े नंबर करें तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हम इनपुट साइज़ बढ़ा दें तो सॉर्टिंग जो है नंबर्स की ज़्यादा टाइम लेती है। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी हमें ये चीज़ बताती है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो है जिसको स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करते हैं वो है बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन देख लेते हैं जी क्या है। देखें जी, बिग ओ नोटेशन असल में एक मैथमेटिकल तरीका है किस चीज़ का, जिससे इस तरीके में हम एल्गोरिदम की स्पीड यानी कि एफिशिएंसी को कंपेयर करते हैं। मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स हैं, उनकी एफिशिएंसी को हम कंपेयर करते हैं। ये हमें किसी भी एल्गोरिदम का वर्स्ट टाइम बताता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी एल्गोरिदम एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितना टाइम लेगा। ये चीज़ हमें बताती है बिग ओ नोटेशन। दोबारा बता रहा हूँ, बिग ओ एक मैथमेटिकल वे है टू डिस्क्राइब द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम। इट प्रोवाइड्स एन अपर बाउंड, आप उसको वर्स्ट टाइम समझ लो कि सब ज़्यादा से ज़्यादा एक एल्गोरिदम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितना टाइम ले सकता है, वो हमें बताती है बिग ओ नोटेशन। तो 4 किस्म की बिग ओ नोटेशन है जो हमने आपके सिलेबस का पार्ट है और जो हमने देखनी है। हम इसको बारी बारी देख लेते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको जल्द से जल्द और आसान से आसान तरीकों में समझा सकूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। देखिए, सबसे पहले हमारे पास आती है बिग ओ ऑफ 1। आपने ये जो इस तरह का ओ लिखा हुआ है, इसको सिर्फ ओ नहीं पढ़ना, आपने इसको पढ़ना है बिग ओ। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये लिखा हुआ है और उसके अंदर 1 लिखा हुआ है, तो इसको हम पढ़ेंगे बिग ओ ऑफ 1 और इसी का दूसरा नाम है कांस्टेंट टाइम। तो ये क्या होता है? इसका मतलब ये है कि इनपुट चाहे 10 नंबर हो, चाहे 10,000 हो, नंबर से बड़ा कुछ भी, डाटा कुछ भी हो सकता है, बेशक 10 उस डाटा की तादाद 10 है या 10,000 है, इनको सॉल्व करने का टाइम जो है हमेशा सेम रहेगा। जितना मर्जी डाटा हो, ये इंडिपेंडेंट ऑफ डाटा होता है, उसको सॉल्व करने का टाइम जो हमेशा सेम रहेगा। मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं और जाहिर उनका हाजिर रजिस्टर होगा, अटेंडेंस रजिस्टर होगा, उसके सारे के सारे रोल नंबर की लिस्ट है। अगर मैंने लिस्ट में से पहले स्टूडेंट का नाम चेक करना हो तो ये हमेशा एक स्टेप में होगा। एग्जैक्टली मैं सब रजिस्टर खोलूंगा, सबसे ऊपर उस स्टूडेंट का नाम मौजूद होगा,
मैं उसको चेक कर लूँगा, ये एक ही स्टेप में हुआ है। अब बेशक स्टूडेंट 10 हों, बेशक 20 हों, बेशक 100 हों, बेशक 500 क्यों ना हो, मुझे ये जो प्रॉब्लम है या ये जो टास्क है इसको करने में हमेशा एक स्टेप लगेगा, पहले स्टूडेंट का नाम चेक करने में। तो देखें, जितना मर्जी इनपुट का साइज आप बढ़ाते जा रहे हो, डाटा का साइज बढ़ाते जा रहे हो, इस टास्क को परफॉर्म करने में या ये जो एल्गोरिदम है हमेशा एक जितना टाइम ले रहा है, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टाइम, जो कि किसी भी इनपुट के साइज से इंडिपेंडेंट होता है, इनपुट का साइज इस पर असरअंदाज नहीं होता। तो ऐसे एल्गोरिदम जो हमारे प्रॉब्लम्स को इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट साइज सॉल्व कर देते हैं और हमेशा सेम टाइम लेते हैं, चाहे इनपुट का साइज जितना भी हो, उनको हम कहते हैं कि ये कांस्टेंट टाइम एल्गोरिदम्स है। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। दूसरा है जी लीनियर टाइम। लीनियर टाइम से क्या मुराद है? इसमें मुराद ये है कि जो आपके एल्गोरिदम का टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनपुट साइज के साथ। ऊपर वाले में तो हमने देखा था कि जितनी मर्जी इनपुट आप बढ़ा दो उससे टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन लीनियर में क्या होता है, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनपुट साइज के, यानी कि जैसे जैसे आप इनपुट का साइज बढ़ाओगे बिल्कुल वैसे वैसे टाइम भी बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि आप ही की क्लास में से मैंने कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट को ढूंढना है, लट से मैं कह देता हूँ रोल नंबर या किसी का नेम बाय नेम उसको ढूंढना है मैंने। अगर क्लास में 50 स्टूडेंट हैं लट से, तो मुझे मैक्सिमम जो है 50 बच्चों को चेक करना पड़ेगा, 50 स्टूडेंट्स को चेक करना पड़ेगा। बिल्कुल जी, लट से मुझे नाम नहीं पता, मुझे बाय फेस देखना है, मुझे उसका फेस याद है, तो मैं बारी बारी पहली रो से स्टार्ट करूँगा। लट से ये पहली रो है, पहला बच्चा चेक किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, फिर दूसरी रो 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, कहीं ना कहीं जाके मुझे वो बच्चा मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कितने स्टूडेंट्स को चेक करना पड़ेगा? 50, क्योंकि उसके बाद तो स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ है वो खत्म हो जाएगी। अगर हुआ तो वही नहीं 50 में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बेशक हो बेशक ना हो, वर्स्ट केस में मुझे 50 मैक्सिमम बच्चों को जो है वो चेक करना पड़ेगा। हो सकता है पहले नंबर पर बैठा हो, वो एक अलग केस है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था कि जो बिग ओ नोटेशन है हमें वर्स्ट केस देती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना टाइम ले सकते हो। तो इसमें यह हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 50 बच्चे चेक करने पड़े, क्योंकि उसकी तादाद 50 थी। लेकिन अगर आप अब देखो, मैं इनपुट का साइज बढ़ाता हूँ, मैं 500 स्टूडेंट कर देता हूँ, तो अब मुझे कितने स्टूडेंट्स को चेक करना पड़ेगा? यस, 500 को। तो देखिए, जैसे जैसे मैंने इनपुट का साइज बढ़ाया, 50 बच्चों को लट से चेक करने मुझे 1 मिनट लग रहा था, 500 बच्चों को चेक करने मुझे 10 मिनट लगेंगे एग्जैक्टली। तो जैसे मैंने इनपुट का साइज बढ़ाया, उस प्रॉब्लम को, उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो एल्गोरिदम था उसका टाइम भी बढ़ गया। तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट साइज। ऐसे एल्गोरिदम्स को हम बोलते हैं कि वो लीनियर टाइम एल्गोरिदम्स हैं। मैं इसको इरेज कर लूँ, फिर हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा जी, ये इरेज हो गया। तीसरी टाइप जो है जिसमें हम किसी भी एल्गोरिदम को डिस्क्राइब करते हैं वो है जनाब क्वाड्रेटिक टाइम, और उसको हम इस तरह से लिखते हैं बिग O ऑफ n स्क्वायर। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि कोई ऐसा केस है जिसमें आपने, अभी मैं स्टूडेंट की एग्जांपल लेता हूँ, कि आपने हर स्टूडेंट को ना, लेट्स से 50 स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट को, पहला स्टूडेंट उठाया आपने ST1, उसको बाकी 49 स्टूडेंट के साथ कंपेयर करना है। फिर दूसरा कोई स्टूडेंट उठाया, लेट्स से ST2, उसको भी बाकी तमाम स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर करना है। फिर आपने थर्ड स्टूडेंट को उठाया, उसको भी बाकी तमाम 49 स्टूडेंट के साथ कंपेयर करना है, एंड सो ऑन। आखिर में जो हमारे पास बच जाएगा ST50, उसको भी आप बाकी तमाम के तमाम स्टूडेंट के साथ कंपेयर करोगे। इसमें देख लो, तो लेट्स से इनपुट का साइज है n, तो एक स्टूडेंट्स का अगर मुझे कंपेयर करना हो सबसे, तो n×1 बनेगा। दूसरे का चेक करना हो तो उसका भी n×1 बनेगा, तीसरे का भी n×1, ये सारे आपस में प्लस होते जाएंगे। इस तरह मुझे 50 का लगेगा, जिसको भी, और 50 जिसको मैं कह सकता हूँ कि n×n, कि ये टाइम मुझे लगेगा हर एक बच्चे को बाकी दूसरे हर बच्चे के साथ कंपेयर करने में, और ये बन जाएगा हमारा n स्क्वायर। तो ऐसे प्रॉब्लम्स जिसमें आपको कोई इस तरह की कैलकुलेशन परफॉर्म करनी हो कि एक डाटा आइटम को उठा के बाकी तमाम के तमाम डाटा आइटम के साथ कंपेयर करना हो, ऐसे एल्गोरिथम जो है वो n स्क्वायर टाइम में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और ऐसे टाइम को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक टाइम। तो देखें जी, इसको हम पढ़ भी लेते हैं। क्या कहता है? ये कहता है जी, द रन टाइम इंक्रीजेज विद द स्क्वायर ऑफ द इनपुट साइज।
क्या मुराद है, लेट्स से मैं इसको अभी समझाता हूँ। इनपुट ऑफ स्क्वायर साइज से क्या मुराद है, उसमें तो हमने देखा था जी, देखिए लेट्स से पहले मैं लीनियर एग्जांपल लेता हूँ कि 5 नंबर थे, उनको सॉर्ट करने में लेट्स से मुझे लग रहा था 5 सेकंड्स ही लग रहे थे। मैं थोड़ा सा आसानी के लिए कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने नंबर्स की तादाद 100 की, तो इसको सॉर्ट करने में भी 100 नंबर टाइम लगेगा, एग्जैक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये तो था लीनियर। क्वाड्रेटिक क्या कहता है, क्वाड्रेटिक कहता है कि लेट्स से नंबर्स की तादाद थी 5, अब सॉर्टिंग तो नहीं कह सकते इसको, मैं कोई और लेट्स से मुझे एक कोई खास एक्शन परफॉर्म करना है, उनको आपस में कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने में पांचों के एक दूसरे के साथ मुझे टाइम लग रहा था 5। लेकिन अगर मैंने इसका साइज कर दिया 100, तो अब मुझे 100 टाइम नहीं लगेगा, 100 सेकेंड नहीं लगेगा, बल्कि इनपुट के साइज का स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, इनपुट का साइज 100, इसका स्क्वायर, इतना टाइम मुझे लगेगा, यानी कि दूसरे लफ्जों में 10,000 सेकेंड्स कंपेयर करने में। अगर एक 5 नंबर को कंपेयर करने में मुझे पहले 5 सेकंड लग रहे थे, तो मैंने इनपुट का साइज़ ज़्यादा किया, तो टाइम इतना अब क्या लगेगा, उसका स्क्वायर लगेगा जो इनपुट का साइज़ होगा। तो इतना ज़्यादा फास्टली ग्रो करते हैं ये एल्गोरिदम्स, जिनको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक टाइम, यानी कि n स्क्वायर। आगे चल के हमने कुछ एल्गोरिदम्स इस चैप्टर में पढ़ने हैं, जैसा कि एक का नाम है बबल सॉर्ट, वो क्वाड्रेटिक टाइम ही लेता है, n स्क्वायर में सॉल्व होता है। बल्कि इससे नेक्स्ट टॉपिक ही है, सॉर्टिंग वाला एल्गोरिदम्स ही हैं, इंशाल्लाह हम उसको देख लेंगे। अच्छा, लास्ट में जो हमारे पास बच गया है वो है जी लॉगरिथमिक टाइम। लॉगरिथमिक टाइम क्या कहता है जी, ये कहता है कि लॉगरिथमिक टाइम में हर स्टेप पे डाटा जो है ना वो हाफ हो जाता है, इसलिए टाइम बहुत स्लोली ग्रो करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कहता हूं कि एक नंबर गैस करो जो 1 से लेके 100 के बीच में है। आप मुझसे पूछो कि क्या वो नंबर 50 से ग्रेटर है, मैं कहूंगा यस। तो अब देखो, अब जो मैंने नंबर गैस करना है ना वो 51 से लेके 100 के बीच में करना है, बिल्कुल। तो इनपुट का साइज देखो हाफ रह गया। अच्छा, आगे देखो, फिर मैं पूछूंगा कि अब जो नंबर है वो 75 से ग्रेटर है या लेस देन है। लेट्स से आप कहते हो कि लेस देन है। अब देखो, मैंने 51 से लेके 74 के बीच में सर्च करना है, अब फिर इनपुट का साइज आधा रह गया, एंड सो ऑन। इस तरह करते करते आप ज़्यादा से ज़्यादा 7 स्टेप्स में जो है ना उस नंबर को गैस कर लोगे इस एग्जाम्पल के मुताबिक। और अगर मुझे सारों को चेक करना पड़ जाए, जैसे हम लीनियर में करते थे, बारी बारी सबको चेक करने लग जाऊँ, ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, तो फिर मुझे 100 स्टेप्स लगते। तो आप समझ रहे होंगे कि लीनियर के मुकाबले में लॉगरिथमिक बहुत स्लो है। सेम काम सेम डाटा पे अगर मैं करूं लीनियर वे में तो मुझे 100 स्टेप्स लगेंगे, और लेट्स से हर एक स्टेप 1 सेकंड में होता है, तो यानी कि 100 सेकंड लगे। और वही काम अगर मैं एक ऐसे एल्गोरिथम से करूं जो लॉगरिथमिक टाइम में मुझे रिजल्ट देता है, तो 7 सेकंड में हो जाएगा। यस, देखें कितना स्लोली ग्रो करता है एक लॉगरिथमिक टाइम वाला एल्गोरिथम एज कंपेयर टू लीनियर। तो हमें अब तक स्टडी के बाद ये पता चला कि सबसे जो स्लो एल्गोरिथम ग्रो कर रहा है वो है कांस्टेंट टाइम वाला, यानी कि वो इनपुट के साइज से ही, क्योंकि वो उसको पे फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद ये सेकंड नंबर पे जो फास्टेस्ट एल्गोरिथम है वो हमारे पास है लॉगरिथमिक टाइम एल्गोरिथम, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे बाइनरी सर्च, वो लॉगरिथमिक टाइम है। अच्छा, उसके बाद जनाब हमने ये भी देखा कि लॉगरिथमिक टाइम के बाद जो सबसे अभी तक हमने पढ़े हैं उसमें जो वर्स्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी वाले एल्गोरिथम्स हैं वो लेते हैं n स्क्वायर टाइम, जिनको हमने बोला था क्वाड्रेटिक टाइम। तो ये था आज के लेक्चर का जो ओवरव्यू। हाँ, इसमें एक चीज़ है, नीचे एक ग्राफ दिया गया होगा, हम वो भी देख लेते हैं। देखें जी, ये वो ग्राफ है, बड़ा मशहूर ज़माना ग्राफ है। पहले मैं इसको क्लियर कर लूँ। इसमें यह बता रहा है कि कौन सा एल्गोरिथम कितना टाइम लेता है। तो देखें जी, एक्स एक्सिस में हमारे पास जो है वो इनपुट साइज है, आपको नज़र आ रहा होगा, और वाई एक्सिस पे टाइम है। तो एक्सिस से हमें यह पता चल रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ अगर हम चलें तो इनपुट का साइज ग्रो कर रहा है, और इसी तरह अगर कोई लाइन इस सीमत में ग्रो कर रही है तो इसका मतलब है कि टाइम इंक्रीज कर रहा है। तो अब देखो, ये जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर की लाइन है, इसमें देखो इनपुट का साइज तो बढ़ रहा है। मैं सबको साफ कर लेता हूँ। इसमें अब देखो कि बेशक इनपुट का साइज में ग्रो कर रहा है, क्योंकि ये राइट साइड में मूव कर रहा है, इनपुट का साइज ग्रो कर रहा है, लेकिन टाइम आप देखो हमेशा इसी पॉइंट पे खड़ा है, टाइम नहीं बढ़ रहा।
जैसे जितना मर्जी आप इनपुट का साइज बढ़ाते जाओ, इसको सॉल्व करने में जो टाइम है वो कांस्टेंट रहेगा। इसलिए ऐसे एल्गोरिदम को हम बोलते हैं कांस्टेंट टाइम एल्गोरिदम, और बिग O ऑफ 1 की मदद से वो लिखे जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने देखा था कि सेकंड जो फास्टेस्ट एल्गोरिदम है वो लॉगरिथमिक टाइम वाला एल्गोरिदम है। इसमें आप देखो इनपुट का साइज तो बढ़ रहा है, देखें यहाँ पे कुछ था, फिर कुछ हुआ, फिर कुछ हुआ, फिर कुछ हुआ, बेशक साइज बढ़ रहा है, फिर ये साइज बढ़ा, ये साइज बढ़ा, ये साइज बढ़ा, साइज बढ़ता जा रहा है, लेकिन टाइम भी बढ़ रहा है। ये नहीं है कि बिल्कुल ही कांस्टेंट खड़ा है, जैसे कि पहले ये नीचे वाली लाइन खड़ी थी। तो ये देखो थोड़ी सी कर्व होकर ऐसा ऐसा टाइम ग्रो कर रहा है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा शार्प, बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड इंक्रीज नहीं है, एक बहुत स्लोली ग्रो कर रहा है। तो ऐसे टाइम एल्गोरिथम को हम बोलते हैं जनाब लॉगरिथमिक टाइम्स एल्गोरिथम। तीसरी कैटेगरी हमारे पास आती है लीनियर एल्गोरिथम्स की। इसमें हमने कहा ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की हमें पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे स्ट्रेट लाइन बनती है, और वो ये बनी हुई है। टाइम भी जिस हिसाब से टाइम इनपुट का साइज बढ़ रहा है उसी टाइम से, उसी हिसाब से हमारे पास टाइम भी इंक्रीज हो रहा है। और लास्ट वन देखें, ये बड़ी दिलचस्प है। इनपुट का साइज कुछ यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे बढ़ा। तो शुरू में देखो तो ऐसा ऐसा ग्रो कर रही थी ये लाइन। मैं कलर इसका चेंज कर लेता हूँ, मैं लेता हूँ ग्रीन। शुरू में देखो बड़ी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा था कुछ एक खास रफ्तार में, लेकिन जैसे ही कोई एक खास पॉइंट आया उससे फर्दर आपने जब इनपुट का साइज बढ़ाया ना, तो एकदम ये बहुत ज़्यादा शार्प वे में देखें एकदम से सीधा हो गया, ग्रो कर गया। तो ऐसे एल्गोरिथम को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक टाइम एल्गोरिथम, और इनको हम लिखते हैं बिग O ऑफ n स्क्वायर। जैसे इसकी एग्जांपल है बाइनरी सर्च। तो 4 किस्म के हमने एल्गोरिथम्स की कम्प्लेक्सिटी देखी, कांस्टेंट टाइम, लॉगरिथमिक टाइम, लीनियर टाइम और क्वाड्रेटिक टाइम। बिग O नोटेशन हम यूज़ करते हैं, मैथमेटिकल वे है किसी भी एल्गोरिथम्स की परफॉर्मेंस को मैथमेटिकल वे में डिस्क्राइब करने का। तो ये था जी आज का टॉपिक। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।